हेलो एवरीवन, वेलकम। आज के क्लास से हम लोग नए यूनिट को शुरू करने वाले हैं और इस यूनिट नंबर 7 को जहाँ पे हम डिटर्मिनेशन देख रहे हैं इनकम और एम्प्लॉयमेंट का, इसको हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था, बट सिर्फ इसके जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होने वाले हैं इस चैप्टर के, हमने वो डिस्कस किए हुए थे और उन टॉपिक को हम लोगों ने शुरू नहीं किया था। तो जितने भी टॉपिक हमें इस यूनिट के अंदर पढ़ने हैं उन तमाम टॉपिक को आज के क्लास से वन बाय वन करके हम शुरू करेंगे। और सबसे पहला जो टॉपिक मैंने आपको बताया था वो था एग्रीगेट डिमांड और उसके कंपोनेंट्स, आफ्टर दैट एग्रीगेट सप्लाई एंड देयर कंपोनेंट्स। तो मैं आपको बतलाने वाली हूँ कि एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या है और एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या है। ऑफ कोर्स वन बाय वन करके ही बात करेंगे। बिफोर हम स्टार्ट कर दें एग्रीगेट डिमांड के मीनिंग को कि क्या मतलब है एग्रीगेट डिमांड का, उसके कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हैं, यानी कि उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, और एग्रीगेट डिमांड के फर्दर कॉन्सेप्ट्स को फिगर और टेबल के फॉर्म में समझने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि हम तो पढ़ रहे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, और इस डिटर्मिनेशन में हमारे पास दो टर्म्स हैं। एक है एग्रीगेट डिमांड और अगला है एग्रीगेट सप्लाई। तो डिटर्मिनेशन में एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई हमें क्यों पढ़ना है? ठीक है, पढ़ रहे हैं, हम सिलेबस में हैं, बट एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई से ये यूनिट हम क्यों शुरू कर रहे हैं, ये एक छोटी सी बात है जो हमें समझने की ज़रूरत है। अब इस बात को समझने के लिए हम थोड़ा फ्लैशबैक में जाएंगे, थोड़ा सा पीछे जाएंगे, और थोड़ा पीछे से मेरा मतलब है कि हम क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के पास पहुंचेंगे। देखो, अर्थशास्त्रियों का ग्रुप रहा है, ठीक है, इकोनॉमिस्ट जितने भी रहे हैं उनको ग्रुप्स में कैटेगराइज किया गया है। कुछ इकोनॉमिस्ट जो थे हमारे वो पुराने इकोनॉमिस्ट हैं, तो पुराने हैं शुरुआत के समय के अर्थशास्त्रियों का जो ग्रुप है, हम उनको क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के तौर पर या उनके ग्रुप में जानते हैं। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के रूप में सबसे पहले तो हम नाम लेते हैं एडम स्मिथ का। आप याद करो, एडम स्मिथ कौन? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, मतलब सबसे पुराने और सबसे ओल्ड इकोनॉमिस्ट की हम बात कर रहे हैं। एडम स्मिथ के साथ साथ आप इसमें एक और इम्पॉर्टेंट व्यक्ति का नाम लोगे, एक और इकोनॉमिस्ट हैं जिनका नाम है जे बी से। ठीक है, जे बी से, जॉन बैप्टिस्ट से, फुल फॉर्म इनका यही है, शॉर्ट में हम याद रखेंगे, इट्स जे बी से। तो हुआ क्या कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का जो ग्रुप था, इन्होंने अपने अकॉर्डिंग स्टडी किया और अपने अकॉर्डिंग इन्होंने कई तरह के इकोनॉमिक्स की थ्योरीज को प्रोपोंड किया, मतलब इकोनॉमिक्स की थ्योरीज को दिया इन्होंने। ठीक है, तो इसी में इन्हीं ग्रुप में जेबी से जो थे, इन्होंने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉ दिया जिसको हम लॉ ऑफ मार्केट के नाम से जानते हैं, बाजार का नियम। ठीक है, लॉ ऑफ मार्केट के नाम से एक बहुत ही फेमस लॉ जेबी से के द्वारा दिया गया था। ये मार्केट लॉ, ये लॉ ऑफ मार्केट क्या था, किस तरह का स्टेटमेंट, या ये बाजार का नियम अकॉर्डिंग टू जेबी से क्या कहता था? तो लॉ ऑफ मार्केट के अकॉर्डिंग जेबी से ने कहा कि जो सप्लाई होता है वो क्रिएट करता है अपने खुद के डिमांड को। जेबी से, जो कि एक क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के तौर पर जाने जाते थे, उन्होंने इकोनॉमिक्स में एक थ्योरी दिया, एक लॉ दिया जिसको हम मार्केट लॉ के नाम से जानते हैं। और इस लॉ में उन्होंने कहा कि किसी भी प्रोडक्ट का जो डिमांड है, जो सप्लाई है, वो उस प्रोडक्ट के डिमांड को खुद ही जनरेट करती है। मतलब कोई भी वस्तु है, उसकी जितनी भी मात्रा बाजार में सप्लाई करी जाएगी
तो सप्लाई जो है वो अपना डिमांड खुद ब खुद क्रिएट कर लेती है कि जितना सप्लाई होगा वो ऑटोमेटिकली बिक जाएगा, अल्टीमेटली डिमांड किया ही जाएगा और मार्केट से जो सप्लाई है वो क्लियर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सो इस लॉ को हम लॉ ऑफ मार्केट के नाम से जानते हैं और ये लॉ जेबी से के द्वारा दिया गया था। इस थ्योरी को, इस लॉ को उन्होंने क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट कहा। ये जो उन्होंने थ्योरी दी या ये जो लॉ दिया इन्होंने, इस लॉ में उन्होंने जो ये स्टेटमेंट दिया कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, इसी को क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट के नाम से जाना जाता है। तो क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट की जहाँ पे बात कर रहे हैं वहाँ पे हम जेबी से के द्वारा दिए गए थ्योरी की बात करेंगे, यानी कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। और ये किस आधार पर उन्होंने कहा, तो हम लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी जब भी करी है और जितने भी यूनिट्स हमने पढ़े तो हमने उस वहाँ पे भी काफ़ी लॉज जो है वो पढ़े हैं। इम्पॉर्टेंट तरीके से 2 लॉ हम याद करेंगे कि हमने वहाँ पे पढ़ा हुआ है। एक था लॉ ऑफ डिमांड और दूसरा था लॉ ऑफ सप्लाई। आप याद करो कि जब भी हम कोई भी लॉ पढ़ते हैं तो उस लॉ के कुछ एजम्पशंस होते हैं कि वो लॉ जो है ये कुछ बातों पर आधारित है और अगर ये बातें एज इट इज़ होंगी तो ये लॉ हमें देखने को मिलेगा। तो जो क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट दिया गया क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के द्वारा, मोस्टली इंपॉर्टेंटली जेबी से के द्वारा, इस लॉ के भी कुछ एजम्पशंस थे। ये लॉ भी कुछ मान्यताओं पर आधारित था कि कुछ बातों को आप मान लो, एजम्पशंस रख लो, तो आपको ये बातें यानी कि ये लॉ देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात करें कि क्या एजम्पशंस थे क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट के, तो सबसे पहला एजम्पशन था कि इकोनॉमी जो है, मैं एजम्पशंस यहाँ पे ऊपर में लिख रही हूँ। एजम्पशन में सबसे पहला था कि उन्होंने माना कि जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी इज एट फुल एम्प्लॉयमेंट। उन्होंने माना कि इकोनॉमी में जो रोजगार का स्तर है वो संपूर्ण तरीके से है। कहने का मतलब है कि जितने भी लोग हैं देश में उन तमाम लोगों को एम्प्लॉयमेंट जो है वो कम्प्लीटली मिला हुआ है। फुल एम्प्लॉयमेंट स्टेट में अर्थव्यवस्था है। अगर ऐसा है तभी सप्लाई जो है वो अपने डिमांड को खुद ही क्रिएट करेगी, यानी कि कम्प्लीटली वो फुलफिल हो जाएगा। एंड सेकेंड एजम्पशन उन्होंने ये माना कि इकोनॉमी में किसी भी तरह का कोई ओवर प्रोडक्शन नहीं हो रहा, नो ओवर प्रोडक्शन एंड अंडर प्रोडक्शन। उन्होंने ये भी अज्यूम किया कि आप मान लो कि अर्थव्यवस्था में ओवर प्रोडक्शन मतलब एडिशनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं हो रहे और ना ही इकोनॉमी में जितने गुड्स एंड सर्विसेज की जरूरत है उससे कम गुड्स एंड सर्विसेज बन रहे हैं। मतलब ओवर प्रोडक्शन भी नहीं हो रहा, अंडर प्रोडक्शन भी नहीं हो रहा। और अगर ऐसी बात है तब जा करके आपको ये जो लॉ है, लॉ ऑफ मार्केट है, जिसको हम क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट के नाम से भी जानते हैं, ये हमें देखने को मिल जाएगा। तो हुआ क्या कि ये कुछ एजम्पशंस के साथ पुराने अर्थशास्त्री, जिनको हम क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं, उन्होंने एक लॉ दिया। उसी लॉ के अंदर उन्होंने बोला सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, जो कि क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। चूंकि हम डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, तो एम्प्लॉयमेंट का डिटर्मिनेशन किया जाना कोई नई थ्योरी नहीं है। पुराने अर्थशास्त्रियों के द्वारा इस लॉ को ऑलरेडी, इस थ्योरी को ऑलरेडी प्रपोन कर दिया गया था और उन्होंने इस थ्योरी को अपने अकॉर्डिंग प्रपोन किया और बोला कि अगर हम ऐसा देखें, माने कि अर्थव्यवस्था जो है वो अपने फुल कैपेसिटी में है, फुलर एम्प्लॉयमेंट जो है, फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति है, ओवर प्रोडक्शन नहीं हो रहा, अंडर प्रोडक्शन अगर नहीं होता है, तो उस स्थिति में आपको देखने को मिलेगा कि किसी भी प्रोडक्ट का सप्लाई उसके डिमांड को खुद ब खुद जनरेट कर लेती है। तो ये तो हो गई भाई थ्योरी ऑफ क्लास एम्प्लॉयमेंट, जो कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के द्वारा दी गई। अब क्या हुआ तो बात समझो। अब जेबी से ने ये तो कह दिया
तो लोगों ने काफ़ी समय तक इस थ्योरी को माना, इस थ्योरी को अज्यूम करा और इस थ्योरी के बेसिस पर काफ़ी अलग अलग थ्योरीज को भी प्रपोंड किया। लेकिन हुआ क्या कि 30s के दौर में जब हमारे देश में पूरी दुनिया में 30s में जब ग्रेट डिप्रेशन चल रहा था, मंदी की स्थिति उत्पन्न हो गई, क्योंकि इकोनॉमी में डिप्रेशन, इन्फ्लेशन ये सब लगा रहता है, ये सब फ्लक्चुएशंस चलते रहते हैं। तो ग्रेट डिप्रेशन की स्थिति जब उत्पन्न हो गई थी 30s के दौरान, तो उस टाइम पीरियड में ये जो क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट थी, जो कि चली आ रही थी, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के द्वारा दी गई थी, ये थ्योरी फेल हो गई। ये थ्योरी फेल हो गई कि भाई जो कहा जा रहा है कि सप्लाई अपना डिमांड खुद ब खुद उत्पन्न करती है, जनरेट करती है, ऐसी बात नहीं है। बल्कि ग्रेट डिप्रेशन में देखा गया कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा। ओवर प्रोडक्शन, अंडर प्रोडक्शन, चूंकि इस तरह की चीज़ों को हम अज्यूम नहीं कर सकते हैं कि ऐसा नहीं होगा। तो फिर उस दौरान 1936 में, फिर इस टाइम पीरियड में जब ये थ्योरी फेल हो गई, देन 1936 में एक किताब पब्लिश हुई, एक बुक जो है वो पब्लिश करी गई और उस किताब का नाम था जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। उस किताब का नाम था जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ये एक बुक का नाम है, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। तो हुआ क्या कि ये एक किताब पब्लिश हुई 1936 में इस नाम से। अब है सवाल कि किताब पब्लिश कर दी गई तो किसके द्वारा की गई, किसने इस बुक को पब्लिश किया? तो ये जो किताब पब्लिश हुई जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, इस किताब को पब्लिश किया, या इस किताब के जो राइटर थे उनका नाम था J.M. केन्स। इस किताब के जो पब्लिशर थे या जो राइटर थे उनका नाम था जॉन मिनार्ड केन्स। केन्स नाम के इकोनॉमिस्ट आए फिर, और ये इकोनॉमिस्ट मॉडर्न इकोनॉमिस्ट के ग्रुप में कहलाए। ये हमारे आधुनिक समय के अर्थशास्त्रियों के ग्रुप में एक अर्थशास्त्री के रूप में उभरे। चूँकि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट से थ्योरी चली आ रही थी, धीरे धीरे टाइम पीरियड चेंज हुआ, डिप्रेशन आ गया 30s में। देन जॉन मिनार्ड केन्स, जो कि एक मॉडर्न इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने क्या किया कि एक बुक पब्लिश किया, और इस बुक में उन्होंने क्या बतलाया? तो इस बुक में उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया। उस कॉन्सेप्ट में उन्होंने एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का इस्तेमाल किया। इस किताब में उन्होंने एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया जिसका नाम था इफेक्टिव डिमांड, जिसको उन्होंने कहा इफेक्टिव डिमांड। तो इफेक्टिव डिमांड का जो कॉन्सेप्ट है, बात समझोगे आप लोग, इफेक्टिव डिमांड का जो कॉन्सेप्ट है वो जॉन मिनार्ड केन्स के द्वारा सबसे पहले उनकी एक किताब जिसका नाम था जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जो कि 1936 में आई थी, उसमें उन्होंने दिया। और इस इफेक्टिव डिमांड को उन्होंने एक्सप्लेन करा कि इसकी मदद से हम इफेक्टिव डिमांड की मदद से इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट लेवल को डिटरमीन कर सकते हैं,
रोजगार के स्तर को सबसे पहले तो कहा गया था कि भाई सप्लाई अपना डिमांड खुद ही क्रिएट कर लेती है, ये वाली थ्योरी तो फेल हो गई। तो फिर मॉडर्न इकोनॉमिस्ट के रूप में जेम केन्स आए और उन्होंने बोला कि इफेक्टिव डिमांड की मदद से हम क्या कर सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में रोजगार के स्तर का निर्धारण कर सकते हैं। और रोजगार के स्तर को निर्धारित करने के लिए जब इफेक्टिव डिमांड की बात की जाए तो इफेक्टिव डिमांड के दो कंपोनेंट्स हैं, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। इन दोनों की मदद से इफेक्टिव डिमांड देखा जाता है और जो इफेक्टिव डिमांड होता है वहीं पे एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो डिटरमीन कर लिया जाता है। इस किताब में या थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो इफेक्टिव डिमांड की मदद से दी गई थी जेम केन्स के द्वारा, तो उन्होंने बोला कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में जो टोटल प्रोडक्शन होता है यानी कि नेशनल इनकम, वो डिपेंड करता है लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर। ठीक, शॉर्ट टर्म में टोटल प्रोडक्शन विच मीन्स नेशनल इनकम, यानी कि हम बात करेंगे यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई की। ये सारी बातें मैं आपको डिटेल में आगे समझाऊंगी कि कैसे एग्रीगेट सप्लाई को हम नेशनल इनकम कह रहे हैं। फिलहाल जो बातें आपको समझनी है वो ये है कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में टोटल प्रोडक्शन जो है वो डिपेंड करेगा किस पे, तो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे। क्यों? क्योंकि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हम सब पढ़ चुके हैं कि हमारे कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड होते हैं, जैसे कि कैपिटल, इंटरेस्ट, टेक्निक, इंटरेस्ट तो रेम्यूनरेशन हो गया कैपिटल का, तो कैपिटल हो गया, टेक्नोलॉजी हो गई या लैंड हो गए। तो इस तरह के जो फैक्टर्स हैं वो फिक्स्ड हैं। तो इस स्थिति में एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो डिपेंड करता है इफेक्टिव डिमांड पे, और इफेक्टिव डिमांड जो है वो हमें तब देखने को मिलेगा, वो तब होगा जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे के बराबर होंगे। याद रखोगे, इफेक्टिव डिमांड का मतलब हो गया कि जहां पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो गए, और इफेक्टिव डिमांड जहां पे होगा इकोनॉमी वहीं पे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को रीच करेगी। ऐसी थ्योरी जेएम केन्स के द्वारा दी गई थी, जो कि मॉडर्न इकोनॉमिस्ट है। अपनी किताब में उन्होंने इस बात को प्रूफ किया। अब जा करके हम समझ पाएंगे कि क्योंकि हमने लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट देखना है, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट देखना है, अकॉर्डिंगली हम पहुंच गए हैं इफेक्टिव डिमांड के पास। और इफेक्टिव डिमांड में हमने देखा कि ये वहाँ होगा जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होगा। तो क्योंकि ये दोनों जहाँ बराबर होंगे वहीं पे इफेक्टिव डिमांड हमें मिलेगा और वहीं पे लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। इसीलिए हम लोगों को ये दोनों कॉन्सेप्ट्स एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को समझना है, तब जा कर के हम पता कर पाएंगे कि इकोनॉमी जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट पर कब पहुंचेगी, कैसे पहुंचेगी। ठीक है, तो इसी वजह से हम एडी और एएस जो कि एक तरह के डिटरमिनेंट्स कहलाते हैं इफेक्टिव डिमांड के, जिसका काफ़ी इंपॉर्टेंस है एम्प्लॉयमेंट लेवल के डिटरमिनेशन में, हम पढ़ रहे हैं। तो बात आपको समझ में आ गई। एक तरह की स्टोरी है जो आप इसको याद रखोगे। क्या स्टोरी रही? तो देखो, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के ग्रुप में जेबी से नाम के अर्थशास्त्री थे। एक थ्योरी दी लॉ ऑफ मार्केट के नाम से, जिसमें उन्होंने बोला कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जितना भी प्रोडक्ट बनेगा अपने आप वो प्रोडक्ट का डिमांड जो है, सप्लाई जो है, वो अपने आप डिमांड क्रिएट कर लेगा और इस तरह से रोजगार का स्तर निर्धारित हो जाएगा, जिसे हम क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट के नाम से जानते हैं। बट ये थ्योरी जो है ये अल्टीमेटली फेल हो गई। 30s में ग्रेट डिप्रेशन आया तो क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे फेल हो गई, जिसकी वजह से 1936 में एक किताब आई, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। जेएम केन्स नाम करके इकोनॉमिस्ट जो कि मॉडर्न इकोनॉमिस्ट कहलाते हैं, उनके द्वारा, और उन्होंने अपनी किताब में बोला कि एम्प्लॉयमेंट लेवल का डिटर्मिनेशन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ इफेक्टिव डिमांड,
और इफेक्टिव डिमांड वहाँ होता है जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होता है. सो वी हैव टू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई. सो फर्दर अब हम स्टार्ट कर लेंगे एग्रीगेट डिमांड के कॉन्सेप्ट को कि एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या है, उसके बाद एग्रीगेट डिमांड से रिलेटेड सारे फैक्ट्स एंड देन एग्रीगेट सप्लाई. तो एग्रीगेट डिमांड का जो कॉन्सेप्ट है, देखो उसमें दोनों वर्ड्स पे आप गौर करो. एग्रीगेट डिमांड, डिमांड का मतलब क्या है हम पढ़ चुके हैं. माइक्रो में जो हमने पढ़ा है बस वही मतलब है. डिमांड का मतलब होता है कि हम गुड्स एंड सर्विसेज को एक्चुअली, जिन गुड्स एंड सर्विसेज को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में डिमांड करते हैं, एक वस्तु की वो मात्रा जो हम परचेज करते हैं, परचेज करने के एबल हैं और परचेज करना चाहते हैं एक पर्टिकुलर प्राइस पे, दैट इज डिमांड. और एग्रीगेट वर्ड की बात करें तो इसका मतलब हो गया टोटल. तो जब हम एग्रीगेट डिमांड के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो एग्रीगेट डिमांड का जो मीनिंग है, सबसे पहले उसको हम कैसे समझ सकते हैं, तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है हमारा एग्रीगेट डिमांड, जहाँ पे हम बात करते हैं सम ऑफ. ठीक है, एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू, क्या बतलाता है ये, तो एग्रीगेट डिमांड सम टोटल को बतलाता है ऑब्वियसली, क्योंकि एग्रीगेट वर्ड है सम टोटल. लेकिन किसका सम टोटल, क्या सम टोटल, तो इट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज, उन तमाम वस्तु और सेवाओं का की कुल मांग. ठीक है, इट रेफर्स टू द सम टोटल. इसमें एक चीज कर दो, चूंकि मैंने कहा गुड्स एंड सर्विसेज, तो गुड्स एंड सर्विसेज का जो टोटल वैल्यू है, सम टोटल ऑफ वैल्यू, वैल्यू मतलब सबका जो प्राइस होगा, सबको जब जोड़ देंगे देन हम बात कर रहे हैं एग्रीगेट डिमांड में सम टोटल ऑफ वैल्यू ऑफ ऑल दी गुड्स एंड सर्विसेज. इसमें एक टर्म और लगा देते हैं, ऑल दी गुड्स एंड सर्विसेज जो कि डिमांड किया जा रहा है, डिमांडेड. अब कौन डिमांड कर रहा है, हम माइक्रो लेवल पे बात कर रहे हैं, तो हम यहां पे बात करेंगे डिमांडेड बाय ऑल दी सेक्टर्स. जितने भी सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के, अर्थव्यवस्था में जितने भी क्षेत्र आ जाते हैं, उन तमाम क्षेत्रों के द्वारा गुड्स एंड सर्विसेज की जितनी भी क्वांटिटी डिमांड करी जाएगी, उसका टोटल वैल्यू क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड होगा. अब एग्रीगेट डिमांड और डिमांड जो है इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, तो चलता चला जाएगा. तो हम बात करेंगे यहाँ पे एक और टर्म की, दैट इज हम लेंगे, हम उस डिमांड की बात कर रहे हैं जो एक ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जितने भी सेक्टर्स होंगे इकोनॉमी के, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है जो कि पर्टिकुलर एक साल हो सकता है, हम ले सकते हैं, आप उससे कम भी ले सकते हो. एक साल के दौरान अर्थव्यवस्था में जितने भी क्षेत्र हैं, उन तमाम क्षेत्रों के द्वारा जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज की क्वांटिटी डिमांड करी जाएगी, उसका टोटल वैल्यू क्या कहलाएगा, एग्रीगेट डिमांड. एग्रीगेट डिमांड refers to sum total of demand for all goods and services in an economy by all the sectors during the period of an accounting year. ठीक है,
सो एग्रीगेट डिमांड का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है, क्लियर है भैया, सम टोटल है ये, जितने भी लोग हैं इकोनॉमी में उनके द्वारा जितना भी डिमांड किया जा रहा है उसको हम एग्रीगेट डिमांड कहेंगे। अब यहाँ पे एक टर्म आया था ऑल दी सेक्टर्स, कि एग्रीगेट डिमांड में जितने भी इकोनॉमी के सेक्टर्स हैं सबके द्वारा जो डिमांड हो रहा है उसको हम एग्रीगेट डिमांड कह रहे हैं। तो यहाँ पे हमें एक बात समझनी होगी कि एग्रीगेट डिमांड में ऑल दी सेक्टर्स का क्या मतलब है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको ऑल दी सेक्टर्स को एक्सप्लेन करूँ, एक बात और हम समझेंगे कि एग्रीगेट डिमांड जो है ये एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के बराबर होता है। Aggregate demand is always equals to aggregate expenditure. Why? Because हम सब जानते हैं कि डिमांड का मतलब क्या हुआ, डिमांड का मतलब हुआ कि जो हम डिमांड कर रहे हैं और जिसको हमने एक्चुअली परचेज कर लिया। तो डिमांड मतलब हम उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज की क्वांटिटी को डिमांड में इंक्लूड करेंगे जिस पे वाकई में कंज्यूमर एक्सपेंडिचर करता है, खर्च करता है। मुझे कोई वस्तु चाहिए, अब चाहिए का मतलब है कि मैंने खरीदा नहीं खरीदा, ये एक वेग सिचुएशन क्रिएट हो गया है, मैंने लिया नहीं लिया पता नहीं, बस यहाँ पे है कि मुझे चाहिए। लेकिन मैंने कहा कि मुझे एक वस्तु चाहिए थी और मैंने उसको खरीदा, मुझे एक कार चाहिए थी, मैंने उसको खरीद लिया। तो कार को मैंने डिमांड कर लिया, कैसे? तो क्योंकि मैंने उसको परचेज कर लिया एक फिक्स टाइम पीरियड में और एक निश्चित कीमत होगी उसकी बाजार में, मैंने उस कीमत पे उस वस्तु को खरीद लिया। तो डिमांड इज ऑलवेज इक्वल्स टू द एक्सपेंडिचर। ओके, सो जब हम एग्रीगेट डिमांड की बात करते हैं तो एग्रीगेट डिमांड जो है वो भी एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के हमेशा बराबर होता है। अब इसी के साथ मैं आपको बताऊंगी कि एग्रीगेट डिमांड में जब हम ऑल दी सेक्टर्स की बात करते हैं तो मैंने कहा इकोनॉमी के तमाम सेक्टर्स, हमने हमारे 5th यूनिट में पढ़ा है नेशनल इनकम चैप्टर में कि इकोनॉमी के मेन कितने सेक्टर्स होते हैं। तो हम अर्थव्यवस्था को 4 मुख्य भागों में बांट सकते हैं। एक है हाउस होल्ड, एक है हमारा फर्म्स, तीसरा सेक्टर है गवर्नमेंट सेक्टर, और चौथा है हमारा फॉरेन सेक्टर जिसको हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, जिसको मैं यहाँ पे नेट एक्सपोर्ट लिख रही हूँ। अब ये 4 मेन सेक्टर्स होते हैं जहाँ पे इकोनॉमी जो है वो बटी हुई है, और इन चारों सेक्टर्स के द्वारा जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड किया जाएगा उन सब का सम टोटल जो होगा हम उसी को एग्रीगेट डिमांड कहेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो होगा कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड के मेन कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। एग्रीगेट डिमांड को शॉर्ट में हम एडी भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम एग्रीगेट डिमांड के कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे, जितने भी सेक्टर्स हैं यहाँ पे उन सब के द्वारा कितनी क्वांटिटी डिमांड करी जाती है, उसको मेज़र कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस